है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित गबन उपन्यास। उपन्यास का पुरुष पात्र है रमानाथ। पुरुष पात्र कौन सा है? रमानाथ की शादी की बात हो रही थी, रिश्ता तय हो गया। शादी किसके साथ हो गई है? जालपा के साथ। उपन्यास का नायक कह सकते हैं रमानाथ को, और नायिका कौन है? जालपा। जालपा के पिता का नाम दीनानाथ, दयानाथ, दीन दयाल। क्या नाम था? दीन दयाल। माता का नाम मानकी। क्या नाम है माता का नाम? मानकी। रमानाथ के पिता का क्या नाम था? दयानाथ। और इसकी माता का नाम? उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं दयानाथ एक ईमानदार कर्मचारी था। कैसा कर्मचारी था? ईमानदार कर्मचारी था। कोर्ट कचहरी में नौकरी कर रहा था और अपनी ईमानदारी के कारण उसने कभी जीवन में भ्रष्टाचार नहीं किया। तो कहता है कि जिन जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसकी खामियाजे भी उसको भुगतने पड़ रही। दयानाथ की बात से दीनदयाल से दोनों में अच्छी गहरी मित्रता थी, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती रिश्ते में बदल जाती है। दोस्ती किसमें बदल जाती है? रिश्ते के अंदर बदल जाती है। और जालपा और रमानाथ की क्या हो जाती है? पहले सगाई हो जाती है। सगाई के अंदर टीका देने की रस्म होती है, दिखावा बढ़ चढ़कर दिखावा देते हैं प्रेमचंद। लेकिन कहते हैं कि मनुष्य को वास्तविक धरातल के ऊपर जीना चाहिए, उससे बढ़कर कोई खर्चा या दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है। पहला व्यंग्य किया गया इन्होंने कि महिलाओं में आभूषण प्रियता के कारण। किसके कारण? आभूषण प्रियता वो मध्यम वर्ग को विनाश की ओर लेके चली जाती है। कौन से वर्ग को? मध्यम वर्ग को विनाश की ओर लेके चली जाती है। और दूसरा, इस उपन्यास में प्रेमचंद ने कटाक्ष किया है मध्यम वर्ग के दिखावा पूर्ण जिंदगी के ऊपर। मध्यम वर्ग की दिखावे की जिंदगी, और वही मध्यम वर्ग की दिखावे की जिंदगी उनके लिए परेशानी, दुख दर्दों का कारण बन जाती है। दयानाथ ईमानदार कर्मचारी रहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते। बाकी लोग भी भ्रष्टाचार करते हैं। वो कहते हैं कि या तो जेल की हवा बुढ़ापे में खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, या फिर वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण बाकी जिन लोगों ने, उनके भाइयों ने भी भ्रष्टाचार किया, एक बार तो पैसे कमा लिए लेकिन संतान चली गई, यानी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाए। कैसे जिंदगी नहीं जी पाए? तो विवाह में 1000 रुपए जालपा के पिताजी दीनदयाल टीके के रूप में दे देते हैं। कितने रुपए? 1000 रुपए टीके के रूप में दे देते हैं। वहां पर ये प्रेमचंद कहते हैं कि बंधा हुआ घोड़ा दयानाथ ईमानदारी से बंधा हुआ था, जीवन में कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और भ्रष्टाचार करना भी नहीं चाहता था। ईमानदारी से बंधा हुआ घोड़ा कौन था? दयानाथ। वो घोड़ा थान से खुल गया, क्योंकि रामेश्वरी बार बार कह रही थी कि जिंदगी में विवाह एक ही बार होते हैं, जिंदगी में विवाह एक ही बार होते हैं। उसके बाद दयानाथ एक ऊंचे दर्जे के व्यक्ति थे। इस प्रकार के दर्जे के व्यक्ति थे, ऊंचे दर्जे के व्यक्ति थे। समाज में उनकी इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, शादी बार बार होने वाली नहीं है। लेकिन दयानाथ के पास इस तरह रुपए जोड़े पैसे नहीं थे। उनके पास कर्जा लेना नहीं चाहते थे, कर्जा लेना नहीं चाहते थे। उसके बावजूद भी रामेश्वरी के बार बार हट करने पर 3 प्रकार की हट होती है। राजहट, उसके आगे किसी की नहीं चलती। राजहट, बाल हट और प्रिया हट। कैसी हट? यहाँ पर रामेश्वरी हट करके हट जाती है कि एक ही बेटा है, समाज के अपने अंदर अपनी मान प्रतिष्ठा सम्मान है, और शादी में खर्चा नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कंजूस था। कैसे कहेंगे? कंजूस था। इसीलिए दिखावे की जिंदगी के कारण सारा प्रबंध कर देते हैं दयानाथ, और शादी में क्या कर देते हैं? खर्चा कर देते हैं। ढोल तमाशे नाच नगाड़े सारा शादी में क्या कर देते हैं? खर्चा कर देते हैं। और गहने जो आभूषणों की बात होती है जालपा के लिए, जालपा को बचपन से ही किससे प्रेम था? चंद्रहार। बचपन से ही वो सावन के महीने में सखियों के पास साथ खेल रही थी, अपनी माताओं के साथ, महिलाओं के साथ। तब भी यहाँ एक विसाती आता है और क्या लेके आ जाता है? चंद्रहार। काफी इन्होंने विनय करने के बाद वो अपनी माता जी को चंद्रहार के लिए मना लेती है, और वो एक चंद्रहार जालपा को मिल जाता है। बच्चों को अपनी प्रिय चीज से प्रेम होता है, जिसको भी दिखाना चाहती है। बार बार क्या दिखाती है? वो चंद्रहार दिखाती है। और सब बच्चों खुशियों के समय जो भी घर पे है उसको चंद्रहार दिखाती है। लेकिन उसकी बाल हट तब तीव्र उत्कंठा पकड़ देती है जब उसका पिता दीनदयाल मानकी के लिए असली चंद्रहार लेके आ जाता है।
वो तो केवल मात्र दिखावे का चंद्रहार था, बच्चों के लिए चंद्रहार था। जब असली चंद्रहार लेके आ जाता है तो यही जालपा किससे कहती है, अपनी माँ मानकी से, कि मेरे लिए भी चंद्रहार कब आएगा, मेरे लिए भी चंद्रहार कब आएगा। वो कहती जब तेरी शादी होगी, ससुराल जाएगी, तेरे ससुराल वाले लेके आएंगे चंद्रहार। कौन लेके आएंगे? ससुराल वाले। तो मन में एक और उत्कंठा पाल लेती है, मेरे को ससुराल जाऊंगी तो क्या मिलेगा? चंद्रहार। 7 वर्षों तक ये उत्कंठा पाल के रखती है, और वो भी समय आ जाता है जब बारात उसके घर पर पहुंच जाती है तो उसके मन में एक लालसा होती है, उस दूल्हे को देखो। और पहले उसको कहीं मौका नहीं मिलता तो बाद में घर की मुंडेर पे चढ़ के सखियों के साथ घर की मुंडेर से क्या देख लेती है? दूल्हे को देख लेती है। सब एक उत्कंठा होती है, होने वाला नायक मेरे जीवन में किस प्रकार का होगा। यानी साहित्य समाज का दर्पण है, अपने आसपास की परिस्थितियों को समाज में दिखाया जाएगा। आसपास की परिस्थितियों को किसमें दिखाया जाएगा? समाज के अंदर दिखाया जाएगा। यही चीज प्रेमचंद अपने को सिखा रहे हैं कि सरल सादगी जिंदगी अच्छी है, दिखावे की जिंदगी से कैसी जिंदगी अच्छी है? सरल और सादगीपूर्ण जिंदगी अच्छी है। शादी की बात आ जाती है, कंगन ले जाते हैं, दूसरे प्रकार के हार ले जाते हैं, तो चढ़ावा खोला जाता है, देखा जाता है, बड़ी उत्कंठा से देखते हैं, एक चीजें वो खोल खोल के देखती है। लेकिन आखिर उसकी तीव्र उत्कंठा तब बेचैनी में बदल जाती है जब उसको चंद्रहार दिखाई नहीं देता। उसकी सहेलियां भी कहती है कोई बात नहीं, 10-15 दिन बाद मिल जाएगा, समझाने का प्रयास करती है, लेकिन जालपा को सुकून है, चैन है, वो चंद्रहार के बिना नहीं मिलता। सुकून की जिंदगी नहीं रहती है। ससुराल में जाने के बावजूद भी सुकून से नहीं रह पाती है। चंद्रहार उसको मिलता या नहीं मिलता? नहीं मिलता। 7 वर्षों से पाल के रखी हुई थी, उत्कंठा थी, वो नहीं मिलने के कारण जालपा एक बार बेचैन सी हो जाती है, कहती है सारे गहने को कहीं लात मार के फेंक लो, लेकिन उसको चंद्रहार नहीं मिलता है। सखियां कहती है कि तू अगर ससुराल में जाने के बाद अगर उनको चैन से नहीं बैठने देगी तो तेरा चंद्रहार है वो भी बन जाएगा। राधा बासंती और सजाली उसकी सहेलियां है, वो बार बार उसको चढ़ाने का प्रयास करती है, दिखाने का प्रयास करती है। ससुराल में जाने के बावजूद भी वो प्रतिज्ञा ले लेती है जब तक चंद्रहार नहीं मिलेगा तो एक भी गहना नहीं पहनूंगी। और इधर दयानाथ ने जो कर्जा ले रखा था, जो साहूकार थे, वो लोग बार बार घर पे आ रहे, क्या लोग रुपए लेकर आओ। उसके पास वास्तविक रूप से रुपए नहीं थे और कर्जा लेने के लिए भ्रष्टाचार करना नहीं चाहता था, क्योंकि आखिर बुढ़ावे के स्टेप में भ्रष्टाचार करेगा, पकड़ा जाएगा तो जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी, इसलिए वो भ्रष्टाचार भी नहीं करता। भ्रष्टाचार भी क्या करता है? नहीं करता। लेकिन किसी न किसी तरीके से शराब को कहता है 2 दिन दे दूंगा, 5 दिन दे दूंगा, आखिर लोग आते ही रहते हैं। तब एक दिन तय कर देता है कि जालपा से कुछ गहने मांग कर ले लिए जाए। जालपा से कुछ गहने क्या करके ले लिए जाए? मांग कर ले लिए जाए। गहने मांग कर लेने का प्रयास रामेश्वरी को कहता है कि आप गहने मांग लो। रामेश्वरी कहती मैं तो नहीं मांग सकती। फिर रमानाथ को कहता है कि आप गहने मांग लो, कुछ दिन के लिए उधार ले लेंगे और उसके गहने वापस दे देंगे तो उसका काम एक बार चल जाएगा, कर्जा है शादी में किया हुआ क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। सुकून की जिंदगी नहीं होती, किसी में गहने मांगने की हिम्मत नहीं होती। तो आखिर दयानाथ और रमानाथ बाप और बेटे एक तरकीब सोचते हैं कि उसको मूल्य में के गहने, असली गहने दे लिए जाए, कैसे गहने दे दिए जाए? नकली गहने दे दिए जाए। उनके विचार में भी ये मानसिक रूप से परेशानी रहते हैं कि अगर मूल्य में के गहने 10-15 दिनों बाद या कुछ समय बीत जाने के बाद उसका रंग है वो उतर जाएगा। रंग क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। तो गहने बेइज्जती बढ़ेगी, इससे ज्यादा किरकिरी होगी, बेइज्जती होगी। और रमानाथ वास्तविक जिंदगी या दिखाना नहीं चाहता कि हमारे पास पैसे की कमी है, पैसों का अभाव है, सरल तरीके से जी लो। उसने पहले बहुत डींगे हाँक दी थी, कहा था कि मेरे पिताजी तो डींगे आके उसने बता दिया मेरे पिताजी तो बड़े जमींदार है और बैंक में हमारे पास रुपया भी बहुत है और लोगों से ब्याज के रूप में भी रुपया आता जाता है। वो सब डींगे किसने हाँक दी थी? रमानाथ ने। इसलिए वो सादगीपूर्ण सरल सी बात बताना नहीं चाहता। आखिर एक तरकीब सूझती उनको कि रात को गहने संदूक के अंदर, अलमारी के अंदर बंद एक संदूक के अंदर, और उसको क्या कर दे? चुरा लिया जाए और किसी न किसी तरीके से पीछा छूट जाएगा। एक दिन वो क्या करते हैं, तरकीब सोच के पहले दिन वो प्रयास करता गहने चुराने का। जो ही रात को जगता जालपा कहती है रमानाथ क्या नींद नहीं आ रही है, बेचैन हो, परेशान हो, परेशानी का कारण बताइए, आपने खाना भी नहीं खाया। लेकिन उसकी बेचैनी कौन सी? कर्जा किस प्रकार चुकाया जाए? शादी में जो कर्जा हुआ था वो किस प्रकार चुकाया जाए? बार बार इसी कारण बेचैन रहता है। लेकिन जालपा को अगर बता देगा तो हकीकत सामने आएगी।
और हकीकत सामने आ जाएगी तो रमानाथ कहता मेरी क्या हो जाएगी किरकिरी, क्योंकि उसने दिखावे में बहुत सी चीजें कर दी थी। बड़े पर खुद को जमींदार बताया, बैंक में बहुत रुपया है, हमारे ब्याज के रूप में भी पैसा आता है। इस प्रकार वो दिखावे की जिंदगी है, लेकिन वही उसका परेशानी का कारण बन जाती है। उस दिखाना नहीं चाहता, किसी न किसी प्रकार से साहूकार भी पैसे मांग रहा है, बैंड बाजे ढोल तमाशे वाला वो भी पैसे मांग रहा है। सबसे ज्यादा परेशान सर्राफ कर रहा है, सर्राफ सुनार को कहते हैं, जो गहने बनाने का काम करता है उसे कहते हैं सर्राफ। वो भी सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको 7 दिन में वादा किया था कि शादी के 7 दिन के बाद उसका कर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन वो कर्जा दे नहीं पाता है। इसी कुछ न कुछ तरकीब सोचते हैं, पैसे मांगना चाहते हैं, कहीं से जुगाड़ नहीं हो पाता है, पैसों का प्रबंध नहीं हो पाता है। तो आखिर में रमानाथ रात में क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है और गहनों की वो संदूक से किसको ला के दे देता है, अपने पिता दयानाथ को अंदर रात को भी देकर वापस सो जाता है। वापस जाता है, कुछ समय बाद जालपा जग जाती है और वो स्वप्न के अंदर भी कहती है, जगने के बाद कहती है कि रमानाथ मेरे को रमा ऐसा सपना आया था कि लग रहा है मेरे गहने रात को कोई चोर उठाकर लेकर चला गया। अब रमानाथ का कलेजा धक धक कर रहा है, क्योंकि वास्तविक चोर कौन था, रमानाथ ही था, खुद ही था, उसने ही गहने चुराए थे, चोरी किए थे। कलेजा धक धक कर रहा है। उसने जालपा का स्वप्न सुना, जालपा अपने सपना कर झूठा है सच्चा, इसको देखने के लिए जो जाकर अलमारी खोलती है तो वह संदूक नहीं थी। ऐसा देखकर हीरोइन हो जाती है मूर्छित, नायिका है उपन्यास की नायिका, वो क्या हो जाती है मूर्छित। और रमानाथ जोर से क्या चिल्लाता है, जोर जोर। ये सारी जिंदगी दिखावे का कारण, केवल मात्र दिखावे की जिंदगी का कारण केवल सच नहीं बोल सकता। उसने सच बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसने पहले क्या हार लिए डींगे। प्रेमचंद जी कहना चाहते कि अपने को जीवन के अंदर वास्तविकता से सामना करना चाहिए, दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। अब अपन जहां से छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे। गहना लेकर किसके पास पहुंच गए, सर्राफ के पास। प्रबंध था, वादा किया हुआ था कि गहने किसको दे दिए जाएंगे, सर्राफ को दे दिए जाएंगे। सर्राफ ने 1500 आते थे, मगर वो केवल 1500 के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। कितने रुपए आते थे, 1500, लेकिन 1500 के गहने लेकर संतुष्ट नहीं हुआ। बिके हुए गहने को बट्टे पर ही ले सकता था। बट्टा का मतलब होता है कम करके, आधी रेट पे, पूरी रेट वो देने वाला नहीं था। 1500 के गहने लेके आ गए, 1500 के गहने थे, 1500 ही मांग रहा था। लेकिन बिके हुए गहने, एक बार चीज बिक जाती है तो उसका भाव क्या हो जाता है, गिर जाता है। सोनार पूरे पैसे देने वाला नहीं था। बिके हुए गहनों को बट्टे पर ले सकता था, बिकी हुई चीज कौन वापस ले सकता है। जाकर पर दिए तो दूसरी बात है, जाकर यानी ऐसे किराए पर दिए तो दूसरी बात है। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था, बिक चुके थे। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बात की, दयानाथ को ऐसा सिलेंडर में कसा कि बेचारे को हाँ करने के सिवा कुछ नहीं सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पैसा पाता है, 1500 में 2500 के गहने भी चले गए। 2500 के गहने थे, लेकिन कितने रुपए में चले गए, 1500 रुपए में चले गए। 1000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो गया। ऊपर से 50 और बाकी रह गए। कितने रुपए बाकी रह गए, बहुत पहले जमाने की बात है। आज के जमाने में 50 रुपए चाय पानी में भी खर्चा हो जाता है, लेकिन उस समय 50 रुपए वो मासिक पाता था। 50 रुपए महीने की क्या थी, 2500 के गहने चले गए, इज्जत की किरकिरी होगी वो अलावा, और 50 रुपए वो भी क्या रह गए बाकी। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। पिता पुत्र में कई दिन खूब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। चोरी थी, चोर तो कौन थे वास्तव में, रमानाथ और दयानाथ दोनों ही चोर थे। रमानाथ ने चोरी की, चोर बड़े चोर को मार दिया। लेकिन कुछ दिन तो ये बात गुप्त रखी और दोनों एक दूसरे पर दोष देते रहे कि मेरा दोष नहीं है, आपका दोष है, आपने चोरी की, आपने चोरी की। दयानाथ कहता है तेरे शादी के लिए खर्चा किया, रमानाथ कहता है आपने किया, मैंने तो मजबूरी से थोड़े करवाए। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडा फूट जाने का भय था, भंडा फूटना राज खुल जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा कह रही है अगर चोरी हो गया माल तो रिपोर्ट दर्ज करवा दें, पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवा दें। जालपा के वो समझाते हैं जालपा को, माल तो वापस मिलना है नहीं, व्यर्थ का झंझट होगा, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। जालपा ने भी सोचा जब माल ही ना मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। रपट का मतलब रिपोर्ट, जैसे शब्द प्रयोग किए गए।
जालपा को गहनों से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार की किसी और वस्तु से न था, किसी और भी वस्तु से नहीं था, बल्कि उसका प्रेम किससे है? आभूषणों की ओर। तो महिला भी आभूषण प्रियता ही मध्यम वर्ग के विनाश का कारण बनती है। ये प्रेमचंद इस उपन्यास के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। लड़कियों को शिक्षा देते हैं आभूषण प्रियता के कारण अपने जीवन का सुकून नष्ट नहीं करें, जीवन का सुकून नष्ट नहीं करें। और लड़कों को प्रेमचंद ये कहना चाहता है कि वो दिखावे की जिंदगी में नहीं जिए। कैसी जिंदगी में नहीं जिए? लड़कियों को शिक्षा देना चाहता है कि आभूषण प्रियता की ओर अपना लगाव नहीं दिए, बल्कि उससे सुकून की जिंदगी जिए। जितना है उससे क्या रखे? सुकून जिए। आभूषण सब कुछ नहीं है, जीवन में सुकून है, शांति है, संतोष है, वही सब कुछ है। पर लड़कों को कहता है कि जिंदगी के अंदर दिखावे का जीवन नहीं जिए, यापन नहीं करें। आगे देखते हैं। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार की किसी और वस्तु से न था। उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी? वो 3 वर्ष की अबोध बालिका थी। उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। यानी बचपन के अंदर बीज बो दिए गए आभूषण प्रियता के। 3 वर्ष की थी तो सोने के चूड़ बनवाए गए। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की चर्चा करती। यानी पौधे को पका पका कर भर दिया गया है, कहते हैं ठुस के भरा हुआ। इसी प्रकार 3 साल की थी, दादी गोद में खिलाती तो किसकी बात करती? गहनों की बात करते। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में गहने सब कुछ नहीं है। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को क्या देनी चाहिए? शिक्षा। वो जीवन में उन्नति कर सके, प्रगति कर सके, आगे बढ़ सके। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। दादी माँ क्या शिक्षा देती है? दूल्हा अच्छे गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती चांदी के होंगे कि सोने के? दादी जी गहनों के बारे में चर्चा होती है। बचपन से उसको बीज किसके बोए जा रहे हैं? गहने या आभूषणों के बारे में। दादी भी कहती है तेरा दूल्हा गहने लाएगा तो चमक चमक चलेगी। जालपा पूछती सोने के होंगे चांदी के होंगे? किसके होंगे बता तो सही दादी। दादी कहती सोने के होंगे बेटी, चांदी की क्यों लाएगा? सोने की कीमत ज्यादा होती है, इसलिए दादी क्या कहती किसके गहने होंगे? सोने के, चांदी के नहीं होंगे। सोने के होंगे, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। चांदी के लाए तो उठाकर क्या पटक देना? मुंह पर पटक देना। मान की छेड़कर कहती चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहां मिल जाते? मान की कौन है? वो चिढ़ाकर कहती चांदी के लाएगा, सोने को उसके मिलने वाले नहीं है। जालपा रोने लगती है। इस पर बूढ़ी दादी, बान की घर की मारिया, पड़ोसी ने और दीन दिया सब हंसते हैं। बच्ची रोने लग जाती है कि चांदी के गहने कैसे लाएगा, मेरे को सोने के गहने लाते। घर की नौकरियां, पड़ोसी सब उसके ऊपर क्या करने लग जाते हैं? हंसने लग जाते हैं। उन लोगों के लिए विनोद का अशेष भंडार था। विनोद का अशेष भंडार था। कौन सा? जालपा को चिढ़ाते, जालपा क्या करने लग जाती? रोने लग जाती। जालपा को चिढ़ाते, जालपा क्या करने लग जाती? रोने लग जाती। यही उसके लिए विनोद का हंसी मजाक का भंडार था। जब समय मिले जालपा को चिढ़ा दो, देंगे चांदी के गहने जाएगा, सोने के उसके पास मिलेंगे नहीं। बचपन में वो बीज अंकुरित किए जाते हैं आभूषणों की प्रियता के। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। किसके ब्याह करने लगी? गुड़िया और गुड़िया के। लड़के की ओर से चलावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बैठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने बुढ़े दूल्हों से गहनों के लिए मांग करती। बुढ़ा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। यानी बचपन से ही उसने इस प्रकार के खेल खेले थे, बुढ़े गुड़ियों पर गहनों के। उन्हीं दिनों पिसादी ने उसे वो चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। पिसादी ने किसको दे दिया था? चंद्रहार। कौन से समय में दिया था? बचपन के समय में। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बात सुनने लगी। यानी जैसे परिदर्शन में पली है, बार बार वो किसकी बातें सुन रही है? गहनों की बातें सुन रही है। महिलाओं के छोटे से संसार में उसके सिवा और कोई चर्चा ही नहीं आती। किसने कौन कौन से गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस है या पीले जड़ाऊ, सोने के चांदी के, ठोस है कैसे ठोक गए या सादे। किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, कितनी महत्वपूर्ण विषय पर निश्चय आलोचना प्रत्यालोचना टीका टिप्पणी होती रहती। यानी महिलाओं का ये विषय रहता किस किस के गहने बड़े, कौन सी लड़की का विवाह कब हुआ, कितने प्रकार के गहने आए, चांदी के थे, ठोस थे, नहीं थे। एक ही बात सीखने को मिलती। आसपास का परिदृश्य भी किसका बना दिया था? अब उस नौकी जिंदगी का।
इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना प्रत्यालोचना टीका टिप्पणी होती रहती। कोई दूसरा विषय इतना रोचक इतना ग्राह्य हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पड़ी हुई जालपा को यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया। कितना समय हो गया? उसकी आशा जो कि क्यों थी? कुछ खाती पीती न है, किसी से हंसती बोलती है, खाट पर पड़ी हुई शून्य नेत्रों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती है। गहने चोरी हो गए, महीने भर का स्थिति हो गई, कुछ खाती पीती नहीं है। किसके बारे में सोच रही है? गहनों के बारे में, क्योंकि छोटी थी, बचपन से लेकर आज तक उसको किसके बारे में बताया गया है? गहनों के बारे में बताया गया। सारा घर समझा कर हार गया, पूरा पूरा परिवार उसको समझा कर क्या कर गया है? हार गया है। पड़ोसी ने समझा कर हार गई। पहले तो घर परिवार समझा कर हार गई, उसके बाद कौन समझा कर हार गया? पड़ोसी ने समझा कर हार गई। दीनदयाल आकर समझा गई, पर जालपा ने रोग सैया न छोड़ी। गहने चोरी होने के बाद जिस सैया पे, जिस बिस्तर पे सोई थी, एक रोगी के समान उस पर सोई रही, छोड़ी नहीं। उसकी एक ही जिद थी, कौन सी? पहले तो चंद्रहार आया नहीं, इतने गहने आए थे, वो क्या हो गए? चोरी हो गई। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है। घर में किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं। यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती है। उसका पति है, रमा उससे भी क्या रहती है? उदासीन। वो समझती है सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है। उपेक्षा, ध्यान नहीं देना, वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सबके सब मेरे प्राण के ग्राहक हो गए। इसके ग्राहक हो गए? प्राण के ग्राहक हो गए। इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? वो कहना चाहते कि इनके पास इतना धन है तो मेरे लिए गहने क्यों नहीं बनवाते? उससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं, सबसे अधिक स्नेह गहनों से रखती है। उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। सबसे अधिक प्रेम भी किसके ऊपर? क्रोध भी किसके ऊपर? इसकी विचारना में देखो। अगर ये अपने माता पिता से जोर देकर कहते हैं तो कोई उसकी बात ना टाल सकता था, पर ये कुछ कहे भी उनके मुंह से तो भी दही जमा हुआ है। मुंह से दही जमा हुआ, कुछ बोलते नहीं थे। माता पिता भी कुछ बोल नहीं रहे थे। उनको जीवन की वास्तविकता पता थी कि एक बार गहने चोरी होने के बाद छोटी सी अंगूठी बनाना भी मुश्किल हो जाता है, तो इतने सारे गहने कब वापस बना दिए जाए। मुझसे प्रेम होता तो यह निश्चित न बैठे रहते। जब तक सारी चीजें न बनवा लेते रात को नींद न आती। मुंह देखे कि मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कह जाएंगे तो अपनी और मैं कौन हूँ। यानी जालपा कहती है कि मेरे को इधर किनार कर दिया गया, मेरे बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। अगर वास्तव में मुझसे प्रेम करते, मोहब्बत करते तो मेरे गहने वापस बनवा दिए जाए। थोड़े बहुत भी गहने बनवाते, लेकिन वास्तव में गहने चोरी भी किसने किए थे? रमानाथ और दयानाथ ने एक योजना बनाकर, रमानाथ ने चोरी करके किसको दे दिए थे? दयानाथ को। इस प्रकार गहने वापस देने वाले कौन? और रमा से केवल खींची न रहती थी, वो कभी कुछ पूछता तो दो चार जली कटी सुना देती। अब हुआ झगड़ा शुरू। अब परिवार में क्या हुआ? और कला की मूल वजह क्या है? बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। गरीब अपने ही लगाई हुई आग में जला जाता था। आग लगाई किसने? किसने लगाई? रमानाथ। कौन कैसे आग लगाई? उसके गहने चोरी करके, और वो अपनी आग में जल रहा है। अगर वो जानता कि उन डींगों का फल होता तो वो जबान पर मुंह लगा लेता। जबान पर क्या लगा लेता? उसको अगर ये पता होता कि मेरी ये डींगे इतनी महंगी पड़ेगी, इस प्रकार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो वो अपने जबान पे क्या लगा लेता? मोहर लगा लेना, मुंह बंद कर लेता। मोहर लगा लेने का मतलब क्या होता है? मुंह बंद कर लेता। लेकिन उसको इस प्रकार का खामियाजे का पहले पता नहीं था। उसने जो होश के अंदर अपना संयम खो दिया था। उसने क्या खो दिया था? संयम खो दिया था। और इस प्रकार के खामियाजे, इस प्रकार का जिंदगी में सुकून नष्ट होने के बाद उसकी जिंदगी में आ गई। गरीब अपने ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वो जानता कि उन डींगों का ये फल होता तो वो जबान पर मोहर लगा देता। चिंता और गिलानी उसके हृदय को कुचले डाल देती। लेकिन अब पछताए होत गया, चिड़िया चुग गई। बीता हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। प्रेमचंद शिक्षा देते हैं कि जीवन में हर एक शब्द तोड़ तोड़ कर बोलना चाहिए, बिना किसी परवाह के, बिना किसी तरह के बोलेंगे शब्द आखिर मनुष्य के लिए क्या हो जाते हैं? घातक। जो वादे पूरे नहीं किए जा सकते उन वादों को करने से भी औचित्य या मतलब नहीं है। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी खाकर और सैर सपाटे में करते थे। इसके हंसी में करते थे समय रमानाथ का। लेकिन अब वही जिंदगी बेचैन भरी होगी, परेशान भरी होगी।
काम नौकरी की तलाश में ठोकरे खाता फिरता था, बार बार नौकरी की तलाश में कहाँ चला जाता था, ठोकरे खाकर। सारी मस्ती गायब हो गई थी, बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। क्रोध किसके ऊपर करता था, पिता के ऊपर, क्योंकि पिता को ये चीजें मालूम थी, लेकिन उस समय वो मानने वाला भी नहीं था, पिता की बातें मानने वाला भी नहीं था। लेकिन आखिर जीवन में जब घटित हो जाता है तभी वो मानने के लिए तैयार हो गया। ये चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते। पिता के ऊपर ये चाहता कि पिताजी अगर चाहे तो भ्रष्टाचार करके 2-4 महीने में सारे रुपए क्या कर दे, चुका दे। मगर इन्हें क्या फिक्र है, मैं चाहूं मर जाऊं पर ये अपनी ट्रैक में छोड़ेंगे, मैं चाहूं मर जाऊं कुछ भी हो जाऊं, लेकिन ये अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग भी सुलगती रहती थी। जालपा का मुरझाया मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वो सुखद प्रेम शोभन इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3000 के गहने कैसे बनेंगे? एक बार भी चिंता रहती है, वो किसकी चिंता है? गहनों की चिंता। 3000 के गहने किस प्रकार बनेंगे? वक्त दिन भर वही सोचता रहता है। चैन था, सुकून था, जिंदगी का आराम था, वो सब क्या हो गया है? गायब हो गया, चला गया मन से। अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? अब जिंदगी की वास्तविक स्थितियों से वो संघर्ष कर रहा है, संघर्ष कर रहा है वास्तविक स्थितियों से। दिखावे की जिंदगी उसको परेशानी का कारण बन गई। अगर मैं नौकर भी हो जाऊंगा, कि नौकरी भी कर लूंगा, तो 3000 के गहने बनने मुश्किल है। पहले जमाने की बात है, 3000 रुपये बहुत हुआ करते थे। 3000 तो शायद 3 जन्म में भी न जमा हो। वो ऐसा कोई उपाय सोच निकालना चाहता था कि जिससे वो जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। अब वो तरीका सुझा रहा है, ऐसा कोई तरीका ढूंढो जिससे बहुत सी संपत्ति मेरे को एक साथ मिल जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल जाती, फिर तो वो जालपा को आभूषणों से मर लेता। अब सोच रहा है कहीं से लॉटरी मिल जाए, अकस्मात एक साथ धन आना, जिसको कहते हैं लॉटरी निकलना। सबसे पहले चंद्रहार बनवाएगा। सबसे पहले क्या बनवाएगा? क्योंकि नायिका ने सबको किसके लिए परेशान कर रखा था? चंद्रहार के कारण। चंद्रहार के कारण ही घर का चैन सुकून समाप्त हो गया था। उसमें हीरे जड़े होते, अगर वो इस वक्त से जाली नोट बनाना आ जाता तो वो उससे बनाकर चला देता। यानी यही दिखावे कि जिंदगी मनुष्य को अंतर्गत काम, गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब उसको धन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? धन की जरूरत। धन किस लिए चाहिए? जालपा के गहनों के लिए। शादी में दिखावे के रूप में जितना खर्चा किया था, उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए धन चाहिए। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। पहले तो शतरंज करता, सैर सपाटे करता, सारे घूमने फिरने की आदतें सब उसकी क्या हो गई है? छूट गई है। अब इसके लिए मारा मारा फिर रहा है, नौकरी के लिए, जिंदगी के दो जुगाड़ के लिए। शतरंज की बदौलत उसका कितने अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था। कौन सा खेल खेलता? शतरंज। और उसके कारण ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था। वो संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी जानता था कि ये मान सम्मान उसी वक्त का है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। वो कहता है कि लोग मान सम्मान तब तक देंगे जब तक उनसे कुछ चीज मांगेंगे नहीं, जब तक उनसे कोई चीज मांगेंगे नहीं। अपना दोस्त भी है, मान सम्मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, लेकिन उससे जब भी अपने कोई चीज मांगने शुरू कर दी तो वो अपना रास्ता छोड़ के भी चला जाएगा। कि अपने को सामने आ रहा है तो रास्ता बदल देगा, आ रहा है वो कुछ न कुछ मांग लेगा, कुछ न कुछ क्या कर लेगा? मांग लेगा। दोस्ती तब तक ही चलती है, मान सम्मान लोग तब तक ही देते हैं जब उनके अपने काम आते हैं। अगर वापस बदले में कुछ चीजें मांग ली तो प्रेमचंद कहता है कि सामने वाला दोस्त किसी भी क्या कर देगा? इनकार कर देगा, मना कर देगा। ये आंख टूटी फिर कोई बात भी नहीं पूछेगा। कोई ऐसा भलमानस मत न दिखता था जो सब कुछ बिना कहे भी जान जाए और उससे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक को फटकारे और द्वार पर से दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसा फटकारा सुना हुआ कि बच्चा याद करे। अब उसके मन में अपने पर क्रोध आ रहा है, दोस्तों पर क्रोध आ रहा है। अब किसी ने शतरंज खेलने के लिए बुलाया तो एक को क्या कर दूंगा? फटकार के भगा दूंगा। उससे करना क्या है? कारनामे किसके किए हुए भाई? सारे कारनामे किसके किए हुए? इसी के कारण परेशानी हो रही है। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। वापिस दिमाग में संयम रख के सोचता तो कहता है कि सबसे ज्यादा दोष किसका है? रमानाथ खुद का। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ चढ़कर बातें ना की हो। ये उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वो समझे बदनामी की तरफ छिपाता रहा, लेकिन वास्तव घर की असली दशा वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर रहा है।
और यही उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते तो बेकार था, वो किसी से अपनी मनोव्यथा न कर सकता था। मनोव्यथा सांस की बातें अंदर घुटकर असहाय हो जाती थी, घर में आकर मुंह लटके बैठ गया। प्रेमचंद कहते हैं कि अपने मित्र किस लिए होते हैं? मन की व्यथा प्रकट करने के लिए। तो जीवन में जिस प्रकार की व्यथा हो, दुख दर्द हो, वो किसके सामने प्रकट कर देनी चाहिए? दोस्तों के सामने प्रकट कर देनी चाहिए, जिससे मन है वो हल्का हो जाए। मन कैसा हो जाए? हल्का हो जाए। मन का जो गुब्बार है, मन का जो गुस्सा है, वो सब क्या हो जाए? हल्का हो जाए। लेकिन प्रेमचंद घर की असली दिशा दोस्तों के सामने, किसी के सामने बताने की चेष्टा नहीं कर रहा था। करने का कारण है कि उसकी क्या हो जाएगी? बेइज्जती हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किरकिरी हो जाएगी। किरकिरी होने का कारण क्योंकि उसने दोस्तों के सामने बहुत सी डिंगे आग रखी थी, और जिससे शादी विवाह करके लेके आया था जालपा, उसके सामने भी उसने क्या कर दी थी? बहुत सी डिंगे आग दी थी। अब वो वास्तविक जीवन पे आना, कहता है कि इतनी बेइज्जती को सहन नहीं कर सकता। आगे देखिए, हो गया।